गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। जैसे ए पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, बी भी कंप्लीट कर लिया था, सी डी भी कंप्लीट कर लिया था, ई भी कंप्लीट, एफ भी वनस्पति पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट भी पढ़ लिया था, यानी जी भी पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को एच पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आइए देखते हैं इस बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, और ये सभी चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा। और अगर पॉसिबल हो पाया तो इसी वीडियो में ही मैं आपको इससे रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वैसे पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि 10 पार्ट्स में इन्होंने फाइलम को कैटेगराइज़ किया है और उनके बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो एक वीडियो वो भी आज ही अपलोड हो जाएगी क्वेश्चंस की, और उसके बाद ये दो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनको मिलाकर एक और वीडियो बना लेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके आगे हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं इस पार्ट एच में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ों को अच्छे से जान लेना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, टैक्सोनॉमी क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए, बहुत सारे जंतु हैं हमारे मतलब कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग 13 लाख जंतु हैं और लगभग 1 लाख कवक हैं और 3 लाख के लगभग क्या है, पौधों की प्रजातियां हैं। तो इतने सारे जंतु हैं, अगर जैसे 13 लाख जंतु हैं तो कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ समानता होगी और कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ विषमता होगी, मतलब कि समानता में वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। जैसे किसी में वर्टिब्रेट्स पाए जाते होंगे, किसी में नहीं पाए जाते होंगे, किसी में ब्लड पाए जाते हैं, किसी में ब्लड नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के भिन्नताएं होती हैं। कोई क्या करते हैं, अंडे देते हैं, पर कोई क्या करते हैं, बच्चे को देते हैं। कुछ अल्प विकसित बच्चे देते हैं, यानी उनका बच्चा पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है और बर्थ के बाहर निकल आता है। जैसे कंगारू जो है उसका बच्चा अल्प विकसित रहता है, जब वो बाहर आ जाता है तब धीरे धीरे उसके बॉडी के ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस का जो बच्चा होता है वो भले थोड़ा कमज़ोर हो लेकिन सारे पार्ट उसके डेवलप होके आते हैं। सर, आँख, नाक, कान, गला, खोपड़ी, हड्डियाँ सब बन के आती हैं, तो वो पूर्ण विकसित होती हैं। तो इस भिन्नता को अलग अलग छाँटने की प्रक्रिया ही क्या कहला पाई, क्लासिफिकेशन कहला पाई। यानी जंतुओं को उनकी समानता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर या विषमता के आधार पर अलग अलग समूहों में या अलग अलग वर्गों में करने की विधि ही क्या कहलाई, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया हो गया। अब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, तो जीव विज्ञान की, यानी कि जो एनिमल साइंस है, एनिमल साइंस की वो शाखा जो क्या करती है, जंतुओं को अलग अलग करती है, यानी कि उनका वर्गीकरण करती है, वही क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। मतलब जीव विज्ञान की वो शाखा जो जंतुओं को उनकी समानता, भिन्नता, विषमता के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण करती है, वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उन जंतुओं को उनकी मौलिक समानता के आधार पर या प्राकृतिक समानता के आधार पर या कोई प्राकृतिक विषमता के आधार पर क्या हो, उनका नामकरण कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। जैसे होमोसेपियंस, ये क्या है, मनुष्य का नामकरण कर दिया गया होमोसेपियंस। और मैंने बताया था कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू सभी जातियों को, सभी स्पेसीज़ को का नामकरण कर दिया, जिसमें पहला जो होता है वो जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसीज़ नेम। तो ये जो नामकरण किया उन्होंने वो ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर की तो बात हम लोग ने कर ली। अब देखिए,
जब भी हम शुरुआत करते हैं, जैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन जब किया तो हमने बात की सबसे पहले किसके मन में ये आइडिया है कि आओ प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेसिस पर उन्होंने किया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फाइनली सभी के क्लासिफिकेशन को मिला के एक यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन बनाया गया जो हर जगह मान्य हो। तो उसी तरीके से क्या है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है, एरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तु का। सबसे पहले अगर किसी ने एनिमल्स के को क्लासीफाई किया तो वो एक ग्रीक दार्शनिक थे, अरस्तु। उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया में ये बताया कि एनिमल्स को दो भागों में कैटेगराइज किया था उस समय, ए नईमा और ई नईमा। ध्यान रखिएगा, अरस्तु हिस्टोरिया एनिमेलियम में उन्होंने जंतुओं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए नेमिया और ई नेमिया। अब देखिए ए नेमिया और ई नेमिया में क्यों डिवाइड किया। जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे जिनमें कि कशेरुकी नहीं पाया जाता था उनको एनीमिया में रखा, और जिनमें वर्टिब्रेट्स पाए जाते थे उनको एनीमिया में रखा। जिनमें आरबीसी नहीं पाया जाता था उनको एनीमिया रखा, और जिनमें आरबीसी पाया जाता है उनको एनीमिया में रखा। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट हैं और लाल रुधिर यानी आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट हैं और आरबीसी नहीं पाया जाता है। अभी आप सिर्फ नाम थोड़ा ध्यान रखिए, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा पोरीफेरा में कौन से आते हैं, सिलेंट्रेटा में कौन से आते हैं ना। जैसे पोरीफेरा में स्पंज आता है, स्पंज, उसके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पंजी होता है। जो आर्टिफिशियल स्पंज गद्दे वगैरह हम लोग बनाते हैं वो पोरीफेरा फाइलम का बना होता है ना। जैसे अगर मैं सिलेंड्रेटा की बात करूँ तो हाइड्रा का नाम सुना होगा आपने, जेलीफिश का नाम सुना होगा ना। तो ये सब इसके बारे में अभी डिटेल से बताऊँगा मैं आपको। तो अभी आपको ध्यान रखना इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कौन कौन से हैं जिनमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ये इन्होंने ए नईमा में क्लासीफाई किया। उसके बाद ई नईमा की बात करें तो इन्होंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि जिनमें वर्टिब्रेट भी पाए जाते हैं, आरबीसी भी पाए जाते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वीवीपेरस और ओवीपेरस। अब ओवीपेरस की भी मैं बात कर चुका हूँ। ओवीपेरस वो होते हैं जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं, और वीवीपेरस वो होते हैं जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। तो आपको वीवीपेरस और ओवीपेरस क्लियर होना चाहिए। वीवीपेरस कौन से होते हैं, जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं, और ओवीपेरस कौन से होते हैं, जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं। जैसे मनुष्य, व्हेल, पशु या जितने भी स्तनधारी जंतु हैं वो बच्चे देते हैं, तो वो ई नईमा में आएंगे और वीवीपेरस के अंदर आएंगे। और जो अंडे देते हैं जैसे मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, छिपकली, तो ये सब क्या है, अंडे देते हैं। तो ये कौन से ई नईमा में आएंगे और ओवीपेरस में आएंगे। तो ये बात बताई अरस्तु ने, इतनी चीज़ें बताई। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, रिसर्च चलता रहा और साइंटिस्ट वर्क करते रहे, बायोलॉजिस्ट इस पर एफर्ट करते रहे। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचरा में लगभग 1735 ईस्वी में, कैरोलस लीनियस की एक बुक थी सिस्टमा नेचुरा, और वहाँ से हमें ये पता चला कि इन्होंने वर्गीकरण की कुछ 6 इकाइयाँ बताई। मतलब इन्होंने एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया उसमें 6 चीज़ों को आधार माना, उनकी स्पीसीज़ को, उनके जीनस की, उनकी फैमिली को, उनके ऑर्डर को, उनके क्लास को, उनके फाइलम को, और इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पर इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किया। सभी जंतुओं का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किया, यानी द्विनाम पद्धति बनाई। जैसे मेढक का नाम राना टिग्रीना रखा। मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना, जिसमें राना क्या है, एक जेनेरिक नेम है, और टिग्रीना एक स्पेसीज़ नेम है या स्पेसिफिक नेम है। तो मैंने बताया था द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, यानी कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया, और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। क्योंकि अरस्तु के बाद अगर किसी ने टैक्सोनॉमी पे वर्क किया तो वो कैरोलस लीनियस ने किया, तो इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कभी पूछ ले
तो वो भी कैरोलस लीनियस होगा। और फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर पूछे तो वो भी कैरोलस लीनियस होगा। इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरा। वर्गीकरण की 6 इकाइयाँ जो थी ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण की इकाई नहीं मानी थी कैरोलस लीनियस ने। तो आपको अगर 6 इकाइयाँ पता होंगी तो जो नहीं होगा वो बता सकेंगे। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। द्विनाम पद्धति में क्या था, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक नेम राना हो गया, स्पेसिफिक नेम टिग्रीना हो गया। तो मेढक का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। पूछ ले कि राना क्या है तो ये एक जेनेरिक नेम है और टिग्रीना क्या है वो एक स्पेसिफिक नेम है। तो इन दो लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पर बात करी। उसके बाद आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में फाइलम को कितने भागों में बांटा गया। तो मैं बता दूं आपको, फाइलम को 10 भागों में बांटा गया। अब वो कौन से 10 भाग थे आइए जानते हैं आगे। तो जो 10 भागों में बांटा गया है फाइलम को, यानी कि एनिमल को, तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की बात हम लोग उस टाइम भी किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, R.H. बिटर ने 5 किंगडम में बांट दिया था पूरे वर्ल्ड को, 5 किंगडम में बांट दिया था। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ उस टाइम वहाँ प्रोटिस्टा में था। और मैंने ये भी बताया था कि और प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि प्रोटोजोआ किस में आता है। तो देखिए प्रोटोजोआ की बात करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है। अब देखिए क्वेश्चन अब घुमा के क्या पूछ सकता है, क्या प्रोटोजोआ में टिश्यू पाया जाता है। तो आप खुद बताइए कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है ग्रुप्स ऑफ सेल ना, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल। अब ये बताइए जब ये एक यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, तो इसमें सेल का ग्रुप्स कैसे बन सकता है। तो यानी कि इसमें टिश्यू नहीं पाया जाएगा। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन यही आया था कि प्रोटोजोआ में टिश्यू होता है या नहीं होता है। अब सब लोग यही सोच रहे हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं है, बस ये पढ़ा है कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है। तो अगर प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है और आपको पता है टिश्यू क्या है, टिश्यू है ग्रुप्स ऑफ सेल ना, ग्रुप्स ऑफ सेल वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो जब यूनिसेलुलर है तो ग्रुप्स ऑफ सेल हो ही नहीं सकता। तो प्रोटोजोआ में 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब ये आया हुआ है इसलिए इसको मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेलुलर है, और जब यूनिसेलुलर है तो टिश्यू कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ टिश्यू नहीं है। आइए प्रोटोजोआ के बारे में कुछ खास पॉइंट जानते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोटोजोआ क्या है, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, यानी कि स्वयं पर भी आश्रित होते हैं और दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। अकेले भी होते हैं, समूह में भी होते हैं। प्रोटोजोआ एक जलीय एनिमल है और प्रजनन ये दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरीके से। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन सेक्चुअल असेक्चुअल या दोनों तरीके से कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र जीवी है या परजीवी है ये भी पता होना चाहिए। अकेले और समूह में रहते हैं, इससे क्वेश्चंस खैर नहीं आए हैं, लेकिन ये जलीय होता है ये भी पढ़ना चाहिए। तो जो प्रोटोजोआ के बारे में कुछ पॉइंट्स थे तो वो ये ध्यान रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं, अकेला या समूह में होते हैं, जलीय होते हैं, प्रजनन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और टिश्यू नहीं होता है। तो प्रोटोजोआ से अगर क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा। लेकिन पेपर में आजकल सबसे ज़्यादा अगर बायो में कुछ पूछा जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ना पूछ के वो एग्ज़ाम्पल्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर फाइलम का एग्ज़ाम्पल पढ़ना है और बार बार मनन करना है, जिससे कि एग्ज़ाम्पल्स हमें अच्छे से याद हो जाए। बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो देखिए प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ तो लाखों में है, हम सभी प्रोटोजोआ के बारे में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं उन एग्जांपल्स को ज़रूर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अमीबा की। तो अगर प्रोटोजोआ पढ़ना है आपको तो ये 4 एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा।
अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, यूग्लिना। और ये चारों ही एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोटिस्टा में बता दिया था जब R.H. विटर ने 5 किंगडम में वर्ल्ड को बांटा था। तो प्रोटिस्टा में मैंने प्रोटोजोआ के साथ अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया और यूग्लिना बताया था। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। अब देखिए, सबकी एक खासियत है, इसीलिए यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन रहे। अमीबा का क्या खासियत है? इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। साइज़ क्रॉस का मतलब है इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। साइज़ फिक्स नहीं होता। अब देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य के पास हाथ है, पैर है, वो पैरों से चलते हैं। तो अमीबा के पास हाथ पैर थोड़ी ना है, तो वो कैसे चलते होंगे? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कैसे करते होंगे अगर उनके पास पैर नहीं है? तो इनके मूविंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोड, यानी अगर हिंदी में बात करें तो कुटपाथ विधि। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, अमीबा मूवमेंट किस विधि के द्वारा करता है? जिस विधि से करता है उस विधि का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं स्यूडोपोड, यानी कि कुटपाथ विधि। तो अमीबा के बारे में दो चीज़ से पेपर में आया हुआ है। एक, इनकी साइज़ की बात करी गई है, तो अमीबा का साइज़ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ये किस विधि से मूवमेंट करते हैं? तो ये स्यूडोपोड यानी कि कुटपाथ विधि के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो अमीबा के बारे में बात हो गई। पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम से भी दो क्वेश्चन आया हुआ कि पैरामीशियम कैसा होता है? तो पैरामीशियम का रंग हरा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये कि पैरामीशियम के भी हाथ पैर थोड़ी ना होते हैं, तो ये मूवमेंट कैसे करता है? तो ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है। ये जिस विधि से मूवमेंट करता है वो क्या कहलाता है? सीलिया। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, एसिटाबुलेरिया की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, एसिटाबुलेरिया से ही। तो देखिए, एसिटाबुलेरिया की इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। जो भी 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 प्रोटोजोआ है उनमें से एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से बनना भी चाहिए कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन। यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन ना। तो एसिटाबुलेरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? एसिटाबुलेरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ा प्रोटोजोआ। और याद करिए, मैंने आपने माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था। वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था माइकोप्लाज्मा को, और ये क्या है? सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल और लिविंग सेल है। तो अगर आपने पढ़ लिया है कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा है, तो वो क्या है? एसिटाबुलेरिया। तो सबसे छोटा भी कोई होगा तो सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। तो एसिटाबुलेरिया से ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, और सबसे छोटा प्रोटोजोआ की बात करें तो वो माइकोप्लाज्मा। यूग्लिना की बात कर लेते हैं। अब यूग्लिना से क्वेश्चन आया था फ्लैजेलियम से। फ्लैजेलियम क्या है? जैसे अमीबा स्यूडोपोड विधि से मूवमेंट करता है, पैरामीशियम सीलिया विधि से मूवमेंट करता है, वैसे यूग्लिना जो है वो फ्लैगेलियम विधि से मूवमेंट करता है। एक चीज़ इसके बारे में और है, देखिए इसके आगे क्या होता है? इसके आगे एंटीना जैसा नोक बना होता है। एंटीना जैसा नोक का मतलब ये है कि जिसमें आप कोई चीज़ फंसा सके, जैसे ये है, तो ये इसके आगे ऐसे एंटीना जैसा नोक बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो यूग्लिना का मूवमेंट कैसे होता है? फ्लैगेलियम के थ्रू। हरा ये भी होता है, और इसके आगे क्या होता है? एंटीना जैसा स्ट्रक्चर बना होता है यूग्लिना के आगे, ठीक है। अब देखिए, इसको प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी बोली जाती है। ये भी पेपर में आया हुआ है कि प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी किसको बोला जाता है? तो वो यूग्लिना को बोला जाता है, प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी। किसको? यूग्लिना को। प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की कैसे संयोजक कड़ी मानी जाती है? तो देखिए, बात आपको बताते हैं क्यों ऐसा है। देखिए, यूग्लिना जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस, अब देखिए, है तो बहुत छोटा, सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो जब सूरज की रोशनी पाएगा तब प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। दिन में तो चलो इसने अपना भोजन बना लिया प्रकाश संश्लेषण से। तो लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी है, इसके पास तो बॉडी में ऐसी कोई जगह है नहीं कि वो स्टोर कर सके अपना भोजन। तो दिन में तो इसने प्रकाश संश्लेषण कर लिया और अपना खाना खा लिया, पेट भर गया। रात में क्या हुआ? इसको भूख लगी, तो अब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन भूख लगी है तो खाना भी पड़ेगा। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे जीवों को भी खाने लगता है।
तो प्लांट की कैटेगरी में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये प्लांट की कैटेगरी में भी आ गया। और एनिमल की कैटेगरी में इसलिए आ गया क्योंकि रात में तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, और जब रात में फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता तो भूख कैसे मिटाएगा? तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों एनिमल को खाने लगता है, तो इसलिए इसको एनिमल की कैटेगरी में भी रखा गया। तो ये रीज़न है कि यूग्लिना को प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की संयोजक कड़ी क्यों बोला गया है। तो प्रोटोजोआ के बारे में यहीं से क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। ये सिर्फ यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के नहीं, जीआईसी में भी, टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने में से ही आए हैं। इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जूनियर एडेड में, आप समझ नहीं सकते इसको। उसके बाद बात करते हैं, तो प्रोटोजोआ एक फाइलम आप लोगों ने समझ लिया। अब बचते हैं 9 फाइलम। आइए बात करते हैं दूसरे फाइलम की, जो है पोरीफेरा। देखिए, एक ही ऐसा फाइलम है जो यूनिसेलुलर है, तो कोई डाउट नहीं, कभी भी प्रोटोजोआ को छोड़कर कोई भी फाइलम पूछ ले तो वो क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। तो यानी पोरीफेरा से स्टार्ट होने के बाद जितने भी आएंगे सब क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। और जब मल्टी सेलुलर होंगे तो उसमें टिश्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स, वो टिश्यू है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो ये क्या होंगे? टिश्यू होगा। तो पोरीफेरा की बात कर लेते हैं। दूसरा जो फाइलम है वो क्या है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या है? एक मल्टी सेलुलर फाइलम है, दूसरा मल्टी सेलुलर है, तो टिश्यू भी होगा इसमें। अब देखिए, यहाँ पर इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मल्टी सेलुलर है ना, टिश्यू इसका जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उस पर क्या होते हैं? शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इस शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टी। तो कभी पूछ ले ऑस्टिया ना, तो आप ध्यान रखिएगा पोरीफेरा की ये बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोरीफेरा की बात कर रहा है। तो ऑस्टिया का मतलब होता है शरीर पर छिद्र। और इनके शरीर पर क्या होते हैं? कटिकाएँ होती हैं, मतलब छोटे छोटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। नाल एवं जल परिवहन तंत्र होता है। नाल का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि जल में ये श्वास कैसे लें। जैसे हम लोग में नाल के रूप में क्या है? नाक है, वहाँ से हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। तो जल में इनको क्या कहते हैं? सांस लेने के लिए नाल होती है। तो वही इन्होंने बताया, नाल एवं जल परिवहन तंत्र होता है। अब यहाँ से एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पंज। अब देखिए, स्पंज क्या होता है? स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है ना, जैसे हमारे जो गद्दे होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, वो स्पंजी होते हैं। तो इस स्पंज का यूज़ करके ही आर्टिफिशियल स्पंज बनाया जाता है, जिनसे हम गद्दे, पिलो वगैरह बनाते हैं। तो स्पंज जो है एग्ज़ाम्पल वो किसका है? पोरीफेरा का है। और देखिए, यहाँ से 2 एग्ज़ाम्पल जो पेपर में आए हुए हैं वो है ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। स्पंज से जो आर्टिफिशियल स्पंज तैयार किए जाते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला, ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं जो पोरीफेरा में आते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें पोरीफेरा के बारे में जाननी थी। मल्टी सेलुलर होते हैं, टिश्यू होता है, शरीर पर छिद्र होते हैं, उसको ऑस्टिया बोलते हैं, कांटे होते हैं, नाल होता है, जल परिवहन तंत्र होता है। जल में रहेंगे तो जल परिवहन तंत्र है, तभी तो रह पा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में स्पंज याद रखना है आपको। और 2 जो और एग्ज़ाम्पल हैं वो है ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला। अब ये दोनों आपने नाम नहीं सुने तो इनको बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार मनन करिए। एक बार में नहीं याद हो पाएगा, कई बार याद करना पड़ेगा। तो ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला, इन पर ज़्यादा वर्कआउट करिए। ये दोनों पोरीफेरा के हैं। तो हम लोगों ने 2 फाइलम पढ़ लिया। बात करते हैं तीसरे फाइलम की, और तीसरा फाइलम है सिलेंड्रेटा। तीसरा फाइलम क्या है? सिलेंड्रेटा। अभी मैंने आपको बताया था जब मैं वो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो उसमें मैंने ये सब नाम लिया था कि पोरीफेरा, तो ये इसको ए नईमा में रखा था उन्होंने ना। और उसके बाद सिलेंड्रेटा, ये भी ए नईमा में रखा था। अभी उसके बाद मोलस्का ऑर्थोपोडा आएगा, तो उसको भी उन्होंने ए नईमा में रखा था। तो देखिए, सिलेंड्रेटा की बात कर लेते हैं। आइए, सिलेंड्रेटा कैसा है? ये जलीय होता है, यानी जल में रहता है। मल्टी सेलुलर, एक ही है यूनिसेलुलर, वो है प्रोटोजोआ, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है।
तो मल्टी सेलुलर टिश्यू सब में मिलेगा। अब ये पॉइंट, मुंह से बाल, देखिए इनके मुंह के आगे क्या होते हैं, बाल निकले होते हैं और ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं यानी बहुरूपी होते हैं। तो यहाँ से पेपर आया हुआ है, पॉलीमॉर्फिक कौन होते हैं, तो सिलेंड्रेटा, मुंह से बाल निकले होते हैं सिलेंड्रेटा में, मल्टी सेलुलर टिश्यू और जलीय, तो सिलेंड्रेटा की प्रॉपर्टी है। तो सिलेंड्रेटा के बारे में ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, जलीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं, टिश्यू हैं, मुंह से बाल हैं, निकले होते हैं और पॉलीमॉर्फिक होते हैं। अब ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। यहाँ से क्या आए हैं, जेलीफिश किस फाइलम के अंदर आता है, अब सिलेंड्रेटा के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रा किस क्या कहते हैं फाइलम में आता है, सिलेंड्रेटा। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, इन पर आप वर्कआउट करिए, जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल और ओबेलिया। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं सिलेंड्रेटा में, क्या क्या, जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल और ओबेलिया। अब इस पर अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। जेलीफिश की बात करें तो ये फ़िश क्या कैसी होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, तो जेलीफिश जहरीली होती है। हाइड्रा के बारे में बात करें तो हाइड्रा से एक बार क्वेश्चन आया था, हाइड्रा में ब्लड होता है या नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिएगा हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। उसके बाद कोरल, कोरल देखिए समुद्रों में आपने हरे हरे काई जैसे बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा होगा समुद्र के अंदर में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो कोरल होता है। हिंदी में बात करें तो मूंगा भी बोलते हैं या प्रवाल भी बोलते हैं, और कोरल को ही समुद्र का बगीचा भी बोला जाता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया होगा कि समुद्र का बगीचा किसको बोलते हैं, कोरल को, ठीक है। हाइड्रा में ब्लड होता है कि नहीं होता है, तो हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। और ओबेलिया ये भी सिलेंड्रेटा में है। तो हम लोगों ने तीसरा फाइलम भी पढ़ लिया सिलेंड्रेटा, जिसमें जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल और ओबेलिया, ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, कोरल समुद्र को बगीचा कहते हैं, ठीक है। और इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मल्टी सेलुलर और टिश्यू तो होगा ही है, जो अलग है तो वो है मुंह से बाल निकले होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो ये तीसरा फाइलम हो गया हम लोग का। तो 3 फाइलम पढ़ लिए, अब कितने फाइलम बच रहे हैं, 4 फाइलम। तो आइए बात कर, वो सॉरी 7 फाइलम। आइए बात करते हैं चौथे फाइलम की। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब देखिए अगर आप हेल्मिन्थिस का मतलब समझ जाएं तो प्लेटीहेल्मिन्थिस की ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ किसको याद करना है, हेल्मिन्थिस क्या होता है। तो देखिए हेल्मिन्थिस का मतलब होता है क्रीमी, जो क्रीमी होता है बहुत, या जो वार्म होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में हेल्मिन्थिस का मतलब हो गया क्रीमी या वार्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में कौन से एनिमल आएंगे, जो बहुत क्रीमी होते हैं, जो बहुत वार्म होते हैं। अगर क्रीमी है तो बहुत कोमल होंगे, क्रीमी है तो बहुत चपटे होंगे ना। और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, फ्लेम सेल्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं वो किस सेल्स की मदद से, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, फ्लेम सेल्स के थ्रू। अब देखिए पाचन तंत्र इसमें नहीं होता है और शरीर खंडित नहीं होता है, मतलब शरीर खंडों में डिवाइड नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट, और हेल्मिन्थिस से ही ये आपके 5 पॉइंट निकल आए। क्रीमी है तो कैसा होगा, कोमल होगा, क्रीमी है तो चपटा होगा, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू करेगा, पाचन तंत्र नहीं होता है, शरीर खंडों में डिवाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये 3 एग्जाम्पल से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक और सिस्टोसोमा। अब देखिए लीवर फ्लूक, अगर ये लीवर फ्लूक एनिमल आपके पेट में चला जाए तो ये आपके लीवर को ख़राब कर देगा, तो लीवर ख़राब हो जाएगा। तो ये लीवर फ्लूक बहुत हार्मफुल है हमारे लीवर के लिए, इसीलिए इसको लीवर फ्लूक बोला गया है। टेप वॉर्म में ध्यान रखिएगा, टेप वॉर्म आप समझ ही रहे हो कि कैसा होता है, बहुत कोमल होता है, चपटा होता है। 3 पॉइंट ये जो ध्यान रखने हैं आपको, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू करता है, पाचन तंत्र इसमें नहीं होता है और शरीर खंडित नहीं होता है, ठीक है। और सिस्टोसोमा, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपको जो चीज़ें याद रखनी थी वो इतनी चीज़ें हैं, बहुत इजी है चीज़ें, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं। हेल्मिन्थिस का मतलब क्रीमी या वार्म, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के द्वारा पाचन तंत्र नहीं होता है, शरीर खंडित नहीं होता है। टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक और सिस्टोसोमा को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे लोग एक चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होते हैं,
टेप वॉर्म किस में आएगा, अर्थ वॉर्म किस में आएगा, राउंड वॉर्म किस में आएगा। कभी कभी तो लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो मेरा डाउट रहता है, मुझे भी लगता है वही डाउट आप लोग का भी रहता होगा। तो मुझे भी सच बताऊँ तो मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या ये टेप वॉर्म, अर्थ वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म कितने वॉर्म होते हैं, क्या ये सब एक ही हैं या सब अलग अलग हैं। तो सब अलग अलग हैं। वॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के वॉर्म हैं, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, अर्थ वॉर्म। और हुक वॉर्म को ही राउंड वॉर्म बोलते हैं। हुक वॉर्म इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं ना, ये जो हुक वॉर्म होते हैं ये ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम, ये हुक जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, इसलिए उनको हुक वॉर्म बोला गया। तो अब आपके मन में भी ये डाउट नहीं रहा होगा कि वॉर्म एक्चुअली कितने टाइप के हैं, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा तो किसी में बताऊंगा अर्थवॉर्म एग्जांपल है, फिर किसी में बताऊंगा ल्यूक वॉर्म, वो हुक वॉर्म एग्जांपल है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे। तो प्लेटी हेलमिंथेस में टेप वॉर्म है और वॉर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, जो राउंड वॉर्म होता है ये एक फाइलेरिया बीमारी होती है, और इस फाइलेरिया बीमारी किसके कारण होती है, राउंड वॉर्म के कारण होती है। ये राउंड वॉर्म फाइलेरिया बीमारी को फैलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को पिक कर लिया और यहाँ पे पिन कर दिया। तो राउंड वॉर्म या हुक वॉर्म क्या करता है, फाइलेरिया बीमारी को फैलाता है। तो आई थिंक 4 फाइलम आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं उसके नेक्स्ट फाइलम की। नेक्स्ट फाइलम है 5वां, और जिसका नाम है स्केलेमेंथीस। तो स्केलेमेंथीस की बात करते हैं। ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। अब देखिए, इसको याद रखना है ना, इस पॉइंट को। तो स्केलेमेंथीस में आप एक एग्जांपल याद रख लीजिए, राउंड वॉर्म का। तो राउंड वॉर्म कैसा होता है, काफ़ी लंबा होता है, उसका शरीर बेलनाकार होता है, उसके शरीर में खंड नहीं होते हैं, तो वो खंड रहित होता है। ये खंड रहित से बड़ा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। क्या करते हैं, पेपर पैटर्न टफ बनाने के लिए ये खंड रहित पूछने लगते हैं। तो प्लेटीहेलमिंथेस और स्केलेमेंथेस, ये दोनों ध्यान रखिएगा कि खंड रहित होते हैं, और एनेलिडा खंड युक्त होता है, उसमें खंड होते हैं। तो खंड रहित होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो जाती है। तो ये एक लिंगी है। तो स्केलेमेंथीस में क्या ध्यान रखना है, राउंड वॉर्म एग्जाम्पल। जब राउंड वॉर्म आपको स्केलेमेंथीस नाम लेते ही अगर राउंड वॉर्म याद आ गया, तो आप लंबा है ये भी बता लेंगे, बेलनाकार है ये भी बता लेंगे, खंड नहीं होते हैं, खंड रहित है ये भी बता लेंगे, और एक लिंगी होता है ये भी बता लेंगे। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन से एग्जाम्पल आया, तो 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राउंड वॉर्म, उसी का दूसरा नाम हुक वॉर्म है, और एस्कैरिस। तो एस्कैरिस और राउंड वॉर्म ये 2 एग्जाम्पल हैं स्केलेमेंथीस की। तो अब देखिए, राउंड वॉर्म कौन कौन सी बीमारियां फैलाता है। फाइलेरिया से क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखिए कौन कौन सी बीमारी फैलाता है। हो सकता है अगली बार डायरिया या अतिसार पूछ ले। तो राउंड वॉर्म 3 तरीके की बीमारी फैलाता है, फाइलेरिया, डायरिया और अतिसार। तो राउंड वॉर्म जो 3 बीमारियां फैलाता है वो ध्यान रखना है। तो ये था 5वां फाइलम। बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की। नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। तो छठा फाइलम क्या है, एनेलिडा। तो एनेलिडा की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म या केचुए को आप ध्यान रखिएगा। तो केचुआ, एनेलिडा पढ़ने के लिए आपको केचुआ ध्यान होना चाहिए। अब केचुआ ये भी लंबा होता है, ये भी बेलनाकार होता है, लेकिन केचुआ देखेंगे आप तो वो खंड युक्त होता है, उसका शरीर खंडों में डिवाइड होता है। और अर्थवॉर्म जो गति करता है ना, वो सीटा द्वारा गति करता है। अब मैं बता देता हूँ ज़रा सीटा का क्या मतलब है। देखिए, ये है आपका, मान लीजिए ये है आपका क्या, अर्थवॉर्म। अब देखिए, इस अर्थवॉर्म में बीच में एक सीटा चीज़ पाई जाती है। इस अर्थवॉर्म बीच में का मतलब ये ज़रूरी नहीं है एकदम हाफ हाफ डिवाइड करके बीच में, ये यहाँ पे भी हो सकता हो थोड़ा आगे हो। अब एक साइड क्या होता है, एक साइड इस देखिए, अर्थवॉर्म में क्या होता है, दोनों एक ही में रहते हैं। मतलब इधर हो गया आपका वो मेल और हो गया इधर फीमेल। अभी हम ये देख के नहीं बता सकते कि इधर मेल है या इधर फीमेल है, वो एक साइंटिफिक तरीका है, उससे साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा साइड वाला मेल है, कौन सा साइड वाला फीमेल। दोनों एक ही में रहते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, एक सीटा चीज़ पाई जाती है। बस इतना ध्यान रखिए। ये मेल क्या करता है, जब अपने आप को इधर सिकोड़ता है तो ये सीटा तक ऐसे सिकोड़ा इसने, फिर फीमेल को जब फीमेल देखती है कि मेल ने ऐसे सिकोड़ा, तो ये फीमेल क्या करती है, इस सीटे को आगे ले आती है। तो ऐसे मूवमेंट होता है, शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को।
तो इसीलिए इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सीटा द्वारा गति करते हैं अर्थवर्म, ये ध्यान रखना है आपको। चूसक होते हैं इसीलिए इनको पैरापोडिया बोला जाता है। चूसक होते हैं यानी कि चूसते हैं ये चीज़ों को, तो चूसक होते हैं इसलिए पैरापोडिया बोला जाता है। और उत्सर्जन जो ये करते हैं वो नेफ्रीडिया द्वारा करते हैं। तो उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा करते हैं, ये आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। लंबा होगा, बेलनाकार होगा, खंडयुक्त शरीर होगा, सीटा द्वारा गति करेगा। और ये चूसक होगा या पैरापोडिया, चूसक है तो उसी को पैरापोडिया भी बोलते हैं। अब देखिए दोनों टर्म जानना इसलिए ज़रूरी होता है, आजकल हिंदी वाले पेपर में भी ये चूसक न लिख के पैरापोडिया लिख दिए। अब आप तो पढ़ के गए हैं कि चूसक होता है, ठीक है, और इंग्लिश वाले पढ़ के गए हैं पैरापोडिया, तो इंग्लिश मीडियम वालों का एडवांटेज हो गया और चूसक वालों का डिसएडवांटेज हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनको पता ही नहीं पैरापोडिया को चूसक बोलते हैं। तो देखिए दोनों टर्म में पढ़िए, और बायो को अगर अच्छे से पढ़ना है तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो पैरापोडिया और उत्सर्जन का जो ये जिसके थ्रू करते हैं उसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अर्थवर्म आपको ध्यान रखना है, नेरिस और जोक। जोक भी क्या करता है? चूसता है, और उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा करता है। जोक या इसको लीच भी बोलते हैं। तो एनेलिडा में आपको ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्या क्या? अर्थवर्म, नेरिस और जोक, ठीक है। अब देखिए केचुए पे थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। केचुए में हार्ट कितने होते हैं? 8। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केचुए में पूछा गया है केचुए में कितने हार्ट होते हैं? केचुए में 8 हार्ट होते हैं। और कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा देते हैं, कह देते हैं कितने पेयर होते हैं, तो 4 पेयर होते हैं। आपका मेंटेलिटी वो कभी कभी चेक कर लेते हैं। जैसे केचुआ ऑलमोस्ट लोगों को पता है 8 हार्ट होता है, उसके पास 8 दिल होता है, ठीक है, जिसमें से 4 मेल का होता है, 4 फीमेल का होता है। अब कभी क्वेश्चन को क्या कर दिया, कितने पेयर होते हैं, तो अब 4 पेयर होते हैं। वो एग्जाम्पल में वो ऑप्शंस में 8 भी दे देंगे, और फ्लो में आप 8 लगा लेंगे। तो 4 पेयर होते हैं, ये ध्यान रखना है। मेल फीमेल एक ही शरीर में होते हैं। यहाँ मैंने बताया कि एक साइड मेल एक साइड फीमेल। अब किधर मेल फीमेल होगा वो साइंटिफिक तरीके से ही बता सकते हैं। उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी क्यों है आप समझ रहे हैं, मेल है फीमेल है। स्किन क्या होता है? परासरण आघात। परासरण आघात का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ये लोग अचानक से टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ये किसी टेम्परेचर में है और फिर अचानक से अगर वहाँ का टेम्परेचर बदल जाए तो वो क्या होगा? परासरण आघात, यानी कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे अगर केचुए पे आप नमक डाल दीजिए ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। क्यों हार्ट अटैक आ जाता है? आपने नमक डाला तो उसने क्या किया? टेम्परेचर चेंज कर दिया। जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो उसमें एडॉप्शन नहीं कर पाता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है, और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है। तो नमक डाल देंगे तो मर जाएगा। तो वही परासरण आघात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो केचुए के बारे में कितनी जानकारी रखनी है कि हार्ट 8 होते हैं, 4 पेयर होते हैं, मेल फीमेल एक ही शरीर में पाए जाते हैं, उभयलिंगी होते हैं। स्किन परासरण आघात, स्किन मतलब परासरण आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, यानी टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नमक डालने से मर इसलिए जाते हैं, आपने नमक डाला टेम्परेचर चेंज हुआ, इसके दिल ने वो टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार्ट अटैक हो गया। 8 पेयर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बंटवारा बराबर, 4 मेल के 4 फीमेल के। कोई भरोसा नहीं वो पूछ ले कि केचुए में मेल के कितने हार्ट होते हैं, तो दोनों के पास 4 होते हैं, 4 हार्ट मिल जाते हैं और 8 हार्ट बना लेते हैं। अब इनको अगर रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्या करते हैं? ये कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे गोल से बन जाते हैं। ये केचुए ऐसे गोल से बन, मतलब एक पॉइंट यहाँ से मेल आता है और यहाँ से फीमेल आती है, मिलते हैं, और उसके बाद ये अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। बात करते हैं जोंक की। जोंक यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो लीच। अब देखिए आपने देखा होगा जैसे कि गाँव में गाय या भैंस के ऊपर जोंक चिपक गई है, तो जोंक चिपक गई है, वो पता है गाय या भैंस को नहीं पता चल रहा होता है कि वहाँ पे जोंक चिपकी है। क्यों नहीं पता चल रहा होता है? देखिए जोंक क्या करता है, जैसे किसी गाय या भैंस के स्किन पे गया, वो वहाँ पे क्या करता है, एक एंटीसेप्टिक छिड़क देता है। तो एंटीसेप्टिक छिड़क देने से क्या होता है, वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। तो जब सुन्न पड़ गया है तो वहाँ पे वो चिपका हुआ है, लेकिन जानवर को पता नहीं चल रहा है कि मेरे जोंक चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि जोंक ने चिपकते ही एंटीसेप्टिक छोड़ दिया और वो एंटीसेप्टिक सुन्न पड़ जाता है, तो उससे क्या हुआ उसको पता नहीं चलता। और ये भी चूसक होता है, यानी पैरापोडिया होता है, खून चूसता है, आपको पता ही होगा, और जिससे बॉडी सुन्न हो जाती है। तो जोंक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एंटीसेप्टिक एक छिड़कता है जिससे बॉडी सुन्न पड़ जाती है, और ये भी चूसक होता है यानी पैरापोडिया।
चूसक का काम करता है और उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा करता है, खून चूसता है। तो जॉब के बारे में ये बताना था आपको। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स काफ़ी बड़ा है। हम लोगों ने आज 6 पार्ट तक जानकारी करी है। यहाँ पर 6 फाइलम जान लिया है। आप इसको रिवाइज़ करिए, 2-3 बार मनन करिए और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग के लिए बोरिंग होता है, तो इसलिए मैं पहले पार्ट में 6 फाइलम आपको बता दिया है और इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको बाकी 4 फाइलम बता दूंगा। देखिए, आखिरी के 4 फाइलम काफ़ी बड़े-बड़े हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग की तो बात ही नहीं हुई ना, हम लोग भी तो किसी न किसी फाइलम में आ रहे होंगे। हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, तो पता है कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, फिर कोई भी एग्ज़ाम देना हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ने का झंझट तो नहीं रहेगा। सारे एग्जाम्पल पढ़ लो, सारे फाइलम पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, कंप्लीट पढ़ लो, फिर बाद में ये ना हो पता चला कि ये एग्ज़ाम देना है तो चलो फिर से पढ़ ले, वो एग्ज़ाम देना है तो फिर से पढ़ लें। समझ रहे होंगे हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में 6 तक ही रखते हैं। अगला वीडियो इसका पार्ट सेकंड ले आएंगे, उसमें क्या होगा 7 to 10 मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे आप, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है, कुछ ना कुछ अच्छा करने का मन करता है। जैसे आप लोग का जो सपोर्ट मिला है उससे मैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाला हूँ, जो हर टॉपिक पर 500 क्वेश्चन होंगे। मैथ में अगर 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक के 500 क्वेश्चन। अभी मैं टाइम एंड वर्क के 500 क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर एलसीएम एचसीएफ के 500 क्वेश्चन कराऊँगा और उसके बाद परसेंटेज का 500 क्वेश्चन कराऊँगा। तो सुपर टेट का जितना भी सिलेबस है या टीचिंग एग्ज़ाम में जितना भी सिलेबस होता है, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन करा दूंगा, तो मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जिनकी वीक भी होगी वही 500 क्वेश्चन 2 से 3 बार लगा लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ईजी से ईजी मेथड बताने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, आपका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए हमें। ओके, थैंक यू।